हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर एंड सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। तो आज हमारा जो चैप्टर है, ठीक है, मतलब जो बेसिकली सेशन है, इसके अंदर हम लोग एवोल्यूशन वाला पोर्शन जो है उसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में थोड़ा नेट प्रॉब्लम वगैरह हो रहा था, उस वजह से हो नहीं पाया था ये, है ना। तो आज इसको वहीं से कंटिन्यू करते हैं, एक बारी रिविजन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास। एक बारी स्टूडेंट्स को अगर लिंक शेयर करना है तो मैं लिंक भी शेयर कर देता हूँ। रुको 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 रुको, कहाँ आ रही है? ठीक है, फटाफट। हेलो सिद्धांत, हेलो नैन्सी। एक बारी मैं लिंक जरा भेज दूं, उसके बाद ना चालू करते हैं। ठीक है, हो गया। ठीक है जी, चलो। सो हेलो 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 प्रिंस, हेलो आफ्ताब, हेलो आदित्य, हेलो शौर्या। सो गुड आफ्टरनून अनु, वर्षा। देखो, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं उनको हम यहाँ पे बता दें कि हम लोग अपने इस सेशन में बात कर रहे हैं किसके बारे में? नीट के क्रैश कोर्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नीट जो हमारा आ रहा है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। सो अगर कोई स्टूडेंट मतलब क्लास 11th का है या 12th का है, ठीक है, मतलब 12th में आया है या क्लास 11th में आया है, तो उसके लिए ये सेशन हेल्पफुल नहीं रहेगा। सो मैं हमेशा बच्चों को पहले बता देता हूँ कि अपना टाइम वेस्ट करें, इससे अच्छा कि उनको पहले पता लग जाए कि यहाँ पे हम लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 12th का एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं या 12th के बाद उन्होंने ड्रॉप वगैरह लिया है, तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जो बच्चे क्लास 12th में आए हैं तो उनको भी क्या कहते हैं, इतना हेल्प नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं अभी पढ़ेंगे सारी चीज़ें। यहाँ पे हम लोग उनकी बात कर रहे हैं जो क्लास 12 से पास हो गए हैं या उनका रिजल्ट आने वाला है। चलो, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट करते नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो बेसिकली हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में या कह सकते हैं एवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे थे। अब एवोल्यूशन के अंदर हमारे दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं ये देखो, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, सबसे पहले हम लोग बता दें आपको, आज का जो चैप्टर है दैट इज एवोल्यूशन, ठीक है। एवोल्यूशन क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। देखो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एवोल्यूशन। अब सारे के सारे बच्चे जो है ध्यान से सुनेंगे, जिन बच्चों को हिंदी में पढ़ना है, ठीक है, वो डाउटनेट नीट हिंदी मीडियम के चैनल पे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे अलग से चैनल है, ठीक है। अब सारे के सारे बच्चे प्लीज़ ध्यान से सुनेंगे। ओके, गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून वर्षा, ठीक है। सो सब ध्यान से सुनना है। एवोल्यूशन जो होता है इसके अंदर यहाँ पे देखो क्या बोला था, हिस्ट्री ऑफ लाइफ कंप्राइज करती है दो इवेंट्स, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ में बच्चों को लगता है कि कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ वो भी एवोल्यूशन है, बट दोनों अलग अलग चीजें हैं, ओके। अगर हम बात करें किसकी, ओरिजिन ऑफ लाइफ की, तो ओरिजिन ऑफ लाइफ क्या है कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, हमारी लाइफ बनी कैसे, ठीक है। लाइफ बनी कैसे, सवाल यहाँ पे ये पूछा जाता है कि कैसे लाइफ ओरिजिनेट हुई, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इवोल्यूशन की, तो जो अब लाइफ एक बारी मान लो बन गई, अब उसके बाद इवॉल्व कैसे हुई, यानी कि सिंपल फॉर्म से या सिंपल ऑर्गेनिजम्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हम जो आज देखते हैं वो कैसे आए, ठीक है। तो इवोल्यूशन में हम लोग ये सारी चीजों के बारे में बात करते हैं, ओके। नाउ अगर सबसे पहले हम लोग बात करें किसके बारे में, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में, कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ, तो यहीं से अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पहले आप लोगों को ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बारे में बताएंगे, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोगों के सामने कुछ थ्योरीज आएंगी जो ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो अगर हम ओरिजिन के बारे में बात कर रहे हैं तो ओरिजिन फ्रॉम द बेस या कह सकते हो फ्रॉम द यूनिवर्स लेवल से बात करेंगे, उसके बाद ओरिजिन ऑफ लाइफ, फिर आफ्टर दैट विल मूव टुवर्ड्स टू एवोल्यूशन, ठीक है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई परेशानी वगैरह है तो बता देना, ठीक है। और जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में पढ़ना है, सो नीट हिंदी मीडियम का चैनल है, ठीक है, वहाँ पे आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। और कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने शायद ये बिग बैंग थ्योरी के बारे में पढ़ भी लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, एक बारी फटाक से रिवाइज करते हैं 5 मिनट के अंदर, उसके बाद हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो लाइफ थी हमारी वो ओरिजिनेट हुई थी, ठीक है, किसकी वजह से? इट इज बिकॉज ऑफ द बिग बैंग। बिग बैंग हमारा क्या था? बिग बैंग इज नथिंग बट एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन था, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स। अब इसको ध्यान से सोचो और फील करो, ठीक है, कि हम लोग को पता है कि हिरोशिमा के ऊपर और नागासाकी के ऊपर अमेरिका ने क्या करा था,
न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था, ठीक है। एंड जो न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया था उसकी वजह से इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था कि ऑलमोस्ट क्या कहते हैं, कह सकते हैं पूरा हिरोशिमा और नागासाकी, मतलब ऑलमोस्ट तो नहीं बट हाँ दोनों का 50-50% एरिया जो था वो खत्म हो गया था, ठीक है। मतलब कि उतने बड़े एक्सप्लोजन को आप लोग मेजर कर सकते हैं, मतलब वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा था फिर भी मेजरेबल था। ये जो मतलब एक्सप्लोजन हुआ था, बिग बैंग थ्योरी जो दी गई है इसमें बोला गया था कि ये जो एक्सप्लोजन हुआ है इसको तो आप मतलब इमेजिन ही नहीं कर सकते, मेजरेबल तो छोड़ो, इमेजिन ही नहीं कर सकते। तो आप समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल ये एक्सप्लोजन रहा होगा, ठीक है, जिस वजह से यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ है। तो यही बात बस आपको बताना चाह रहे थे। दूसरी बात यहां पे क्या बोला गया है, देखो एक बार इस वाले पैराग्राफ पे आते हैं। पहले द बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट करती है टू एक्सप्लेन अस द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओके। इट टॉक्स ऑफ सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म्स, द यूनिवर्स एक्सपेंडेड, ठीक है। और जब कोई एक्सपेंड करती है चीज, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर कोई चीज एक्सपेंड कर रही है, ठीक है, तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है। अरे भैया पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई भी अपने एयर वगैरह जो है एक्सपैंड करती है तो उसका टेम्परेचर वगैरह मतलब कम होता है, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन एंड हीलियम जो थी बनी थी बाद में, ठीक है, एंड उसके बाद द गैसेस कंडेंस करी अंडर ग्रेविटेशन एंड फॉर्म्ड द गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे यूनिवर्स, ठीक है। अब इन द सोलर सिस्टम ऑफ मिल्की वे अर्थ वाज सपोज्ड टू बी हैव फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियंस ईयर बैक, ठीक है, बिलियंस ईयर बैक, 4.5 बिलियन ईयर्स बैक ये माना जाता है अर्थ इतने टाइम पहले बनी हुई है। मतलब ये सोच करके थोड़ा सा वैसा लग रहा होगा कि यार इतना पुराना, ठीक है, लेकिन आप ये जो टाइम देख रहे हो ना 4.5 बिलियंस, ठीक है, मिलियंस के बाद आता है हमारा बिलियंस, ठीक है। तो बेसिकली हमारा अगर देखेंगे तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख और 10 लाख। हाँ, 10 लाख जो होता है इज इक्वल टू 1 मिलियन, ओके। अब इसमें एक और जीरो ऐड कर दोगे तो इट इज 1 बिलियन। तो सोच लो 10 की पावर अप्रोक्सीमेटली कितना है, 6, 7। तो इसको मल्टीप्लाई करके इतने सालों में क्या, इतने साल पहले हमारी अर्थ जो थी वो बनी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना टाइम क्या लगा या किस चीज में लगा, किस प्रोसेस में लगा। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो टाइम पीरियड है ये आप लोगों को ये हमेशा याद रखना, ये वाला टाइम पीरियड जो हमेशा आप लोगों को याद रखना, ये आपको एहसास करवाएगा कि कितना स्लो प्रोसेस होता है एवोल्यूशन, कितना स्लो प्रोसेस होता है एवोल्यूशन। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ बनी थी और इंसानों की अगर तुम मतलब ओरिजिनेशन देखोगे, ठीक है, तो कुछ अपना 10,000 साल पहले के आसपास, जो मतलब मॉडर्न डे ह्यूमंस जो हैं वो 10,000 साल पहले आए हैं, ठीक है। 10,000 साल मतलब बहुत कम होता है कंपेयर टू 10 नंबर, तो काफी स्लो प्रोसेस है। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर और अर्ली अर्थ, ठीक है, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर्ड द सरफेस। नाउ दिस पॉइंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, हम लोगों से एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अर्थ पे इनिशियल टाइम्स में क्या क्या था, या जब अर्थ ओरिजिनेट हुई थी तो उसके सरफेस पे क्या क्या था। वाटर वेपर्स देखने को मिल रहे थे, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, और एक कहां से रिलीज हो रही थी, मोल्टन लावा से रिलीज हो रही थी, ठीक है। अब यूवी रेस क्या कर रहे थे, यूवी रेस वाटर को ब्रेक करके हाइड्रोजन बना रहे थे एंड ऑक्सीजन बना रहे थे। द लाइटर H2 escaped, जो हाइड्रोजन थी बाहर निकल गई। ऑक्सीजन ने कंबाइन किया किसके साथ, अमोनिया के साथ एंड मीथेन के साथ, और क्या बना दिया, वाटर, ठीक है, CO2 एंड अदर सब्सटेंसेस बना दिए। तो इंपॉर्टेंट यहां पे क्या है, इंपॉर्टेंट यहां पे ये वाला लाइन है कि इनिशियल टाइम पे क्या क्या प्रेजेंट था। सर एक बार हमारा अगर किसी को ये यहाँ पे होता है ना कि क्लास में नाम लेने से बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, हम लोगों को पता नहीं क्या, नहीं ले रहा मैं नाम, ठीक है, और आगे जाके किसी को बोलना भी मत, किसी दूसरे टीचर को भी मत बोलना, क्या हो जाएगा नाम लेने से, कुछ मतलब यहाँ पे वो चल रहा है, मतलब इतने फैन फॉलोइंग थोड़ी ना, क्या कहते हैं कि हाँ एक बार नाम ले देंगे तो तुम्हारा मतलब कुछ भले ही हो जाएगा। पढ़ने आए हो, पढ़ाई करो, निकलो फिर, इतना क्या मतलब वो करना है कि यहाँ पे नाम ले लीजिए, नाम लेने से क्या होगा, मेरे को समझ नहीं आता वैसे तो, ठीक है। तो ठीक है, नाम में तो कोई रखा ही नहीं है। चलो जी वापस से आते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, ध्यान से देखो, ठीक है, कि वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया रिलीजेस फ्रॉम मोल्टन मास। एक क्वेश्चन तो आप लोगों को यहाँ पे बन गया कि अर्ली अर्थ के ऊपर कौन कौन से क्या कहते हैं सब्सटेंसेस प्रेजेंट थे। दूसरा आप लोगों का एक क्वेश्चन यहाँ पे बन चुका है कि ऑक्सीजन जो होती है वो अमोनिया के साथ और मीथेन के साथ कंबाइन करके क्या बनाती है, वाटर, CO2 एंड अदर सब्सटेंसेस। ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड एज इट कूल्ड, ठीक है,
अच्छा जी, द वाटर वेपर फेल एज रेन टू फिल द डिप्रेशन फ्रॉम ओशंस, लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स बैक। 4.5 कितने साल पहले, 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जो थी, बिलियन ईयर्स, ठीक है, पहले क्या हुआ था, अर्थ फॉर्म हुई थी, है ना। 4.5 मिलियन क्या कहते हैं पहले अर्थ जो है फॉर्म हुई थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्या लिखा है, 500, कहां गया ये रहा, 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर 500 मिलियन ईयर, 500 मिलियंस के आफ्टर जो था, ठीक है, मिलियन ईयर्स के आफ्टर यहां पे लाइफ का कुछ थोड़ा बहुत ओरिजिनेशन जो है, ठीक है, वो देखने को मिला। लाइफ का थोड़ा बहुत फॉर्मेशन जो है यहां पे देखो, आफ्टर 500 मिलियंस, ठीक है, लाइफ अपीयर्ड आफ्टर 500 मिलियंस फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं इसके 500 मिलियन साल बाद, ठीक है, तो अपने को क्या देखने को मिला, लाइफ का कुछ ओरिजिनेशन देखने को मिला। इतना टाइम पहले बनी थी, फिर उसके बाद इतना टाइम और लगा, ठीक है, इसमें आप और वो ऐड कर दो, अगर पूरा बिग बैंग से टाइम कंपेयर करोगे, ठीक है, तो 4.5 बिलियन ईयर्स पे अपना क्या कहते हैं पहले अर्थ बना था, ठीक है, उसके कहीं बाद जा करके अपना क्या हुआ, लाइफ का ओरिजिनेशन शुरू हुआ। ओके जी, अच्छा एक मिनट रुको, थोड़ा सा समय दो, बस थोड़ा सा समय। चलो जी अब आगे बढ़ते हैं। नाउ यहां पे नेक्स्ट बात क्या बोली गई है, मैनी थ्योरीज हैव बीन पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ लाइफ। अभी क्या था देखो, बिग बैंग थ्योरी के अंदर ना सिर्फ इतनी बातें करी गई हैं कि अर्थ का ओरिजिनेशन कैसे हुआ, एंड अर्थ की जो ओरिजिन थी बिग बैंग थ्योरी के ऊपर से मतलब वेल प्रूफ थी, ठीक है। इसमें अब आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन वहां पे बताया कि कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट थी। फिर ये जो थ्योरी थी किसने दी थी, एबेल एमेटायर ने, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि एबेल एमेटायर ने ये थ्योरी दी थी। ओके, अब इसके बाद कभी कभी ऐसे टर्म्स जो होते हैं ना, ये वाले टर्म्स, कॉस्मोगोनी हो गया, कॉस्मोलॉजी हो गया, इसके अंदर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, तो ये आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले जाता है, तो ये भी आप लोग क्या कहते हैं याद रख लेना। नाउ अब हम लोगों के लिए जो मेन चीज शुरू हो रही है, दैट इज ओरिजिन ऑफ लाइफ की थ्योरीज। ये थ्योरीज एग्जाम्स में, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। यहां से आप लोगों से सीधा पूछा जाता है कि एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन में क्या बोला गया था, या स्पॉन्टेनियस क्रिएशन में क्या बोला गया था। एक एक लाइन में आप लोगों से आंसर पूछते हैं, सर बिग बैंग तो फिजिक्स से रिलेटेड है ना, बेटा बिग बैंग फिजिक्स से रिलेटेड है, बट असल में ओरिजिन ऑफ अर्थ तो हर उसी तरीके से, मतलब एक ही तरीके से हुआ था ना। तो यहाँ पे अभी हम बात करें किसकी, ओरिजिन ऑफ अर्थ की। हम यहाँ पे देखो, अगर हम फिजिक्स के लेवल से पढ़ते या फिजिक्स की साइड से पढ़ते तो शायद हम ये पता करते कि उसका एनर्जी कितना रिलीज हुआ था, ठीक है, कितने किलो जूल ऑफ एनर्जी निकली थी उससे जो यूनिवर्स क्रिएट हुआ। यहाँ पे भी हम लोग बिग बैंग के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, बस हम लोग ये बोल रहे हैं कि कौन कौन सी गैसेस थी, ठीक है। कल को केमिस्ट्री में भी हो सकता है कि बिग बैंग आप लोगों को पढ़ा दिया जाए किसी टॉपिक के अंदर कि ये वाली गैसेस थी, ये कंडेंस हुई है, वो ही, ठीक है। सो हम लोगों को ओरिजिन वाले पार्ट से पढ़ना है, हम लोगों को फिजिकल टर्म्स में या मेजरमेंट टर्म्स से हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो जी अब यहाँ पे आते हैं, थ्योरी ऑफ पैंस्पर्मिया और कॉस्मोजॉइड थ्योरी, ठीक है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ओपरेन और हेल्डेन, एंड यहाँ पे हम लोगों की थ्योरी है। ये 4 थ्योरीज हम लोगों को अच्छे तरीके से सारी की सारी याद रखनी है कि इसमें क्या क्या हो रहा है। अब बीच बीच में कुछ कुछ चीजें हैं, ठीक है, वो आप लोगों को बता देंगे, ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस क्या होता है क्या नहीं होता है, वो सब बता दूंगा मैं। ओके चलो जी, सर इस बार नीट में हम सब पास हो जाएंगे ना, मेरे पे डिपेंड नहीं करता, और मेरे से प्लीज़ ये सवाल नहीं पूछे करिए। देखो ये मेरे को ऐसा लगता है कि तुम मेरे साथ 1 महीने से पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, मैं बस इतनी कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है, अगर किसी को किसी चैप्टर में कोई कमी है तो उनको रिवाइज करवा दीजिए। 1 महीने पढ़ के किसका नीट निकल जाएगा, मतलब अगर मैं बोलूँगा कि हाँ यार तुमने मेरे से 1 महीना पढ़ा है और मैं क्या कहते हैं तुम लोगों का नीट निकलवा दूंगा, तो मतलब ये कहना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट होगा। अगर तुम मेरे साथ 1 साल पढ़ते तो शायद मैं तुमको पूरा कॉन्फिडेंस से कहता कि हाँ तुम्हारा नीट निकलेगा, ठीक है। और दूसरी बात, मैंने तुम लोगों को लेकिन स्टार्टिंग से ये प्रॉमिस किया है कि अगर आपके क्या कहते हैं मार्क्स पहले थोड़े कम आ रहे थे, ठीक है, सिलेक्शन रेंज से कम आ रहे थे, तो डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव। तो आई एम हेल्पिंग टू इम्प्रूव योर मार्क्स, ठीक है। मैं अपना पूरा कोशिश करूँ कि आप लोगों के जो मार्क्स कम रह जाते हैं वो इम्प्रूव हो जाए, बाकी निकलना ना निकलना वो आपके हाथ में है, ठीक है। सो दैट इज ऑन यू। चलो जी आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन जो थी किसने दी थी, फादर स्वराज ने या स्वराज ने। अब इन्होंने क्या क्या बोला है क्या क्या नहीं बोला, ये थ्योरी बिल्कुल ही क्या कहते हैं इसको मान लो कि हटा दी गई थी, कुछ काम ही नहीं था इस थ्योरी का।
अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी लाइफ क्रिएटेड बाय सुपर नेचुरल पावर, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान ने लाइफ बनाई है, ठीक है, ऐसे ऐसे करके शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं और विष्णु जी हैं, ये हमारे पूरी क्या कहते हैं अर्थ को संभाले हुए हैं। तो इस तरीके की थ्योरी जो है बनाई गई थी। अकॉर्डिंग टू द बाइबल द फर्स्ट मैन एडम एंड फर्स्ट वुमन ईव वर क्रिएटेड बाय गॉड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिंदू मिथोलॉजी द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड बाय गॉड ब्रह्मा, ठीक है। बट क्या है कि देखो मतलब अब आप मेरे को मतलब वो मत करना कि हाँ भैया हम इसके ऊपर माने या ना माने, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान के ऊपर मत मानो, बट क्या है कि साइंस है और साइंस में जब तक कोई साइंटिफिकली चीज प्रूव ना हो उसके ऊपर विश्वास नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान पे भरोसा नहीं कर रहे, हम बस ये कह रहे हैं कि वी डिडंट हैव द प्रूफ कि हाँ भाई ब्रह्मा जी जो हैं या शिव जी जो हैं या विष्णु जी जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। एडम और ईव मतलब ये फर्स्ट वुमेन कहाँ से आए, कहाँ से नहीं आए, ये किसने भेजा इनको, ये भी कुछ प्रूव नहीं मिला था। तो इन थ्योरी को मतलब क्या कहते हैं वो कर दिया। समहाउ नीट हैज़ टू बी रिमूव्ड सर। नहीं, नीट रिमूव करने की जरूरत नहीं है भैया, नीट को भी रिमूव कर दोगे तो क्या ही पढ़ोगे यार। 11-12 CBSE वालों में क्या कहते हैं सिलेबस उन्होंने 30% डिलीट कर दिया। और नीट का लेवल अभी तुम लोग देखोगे ना पास से, जैसे बच्चों को मैं PDF भेजता हूँ तो उस PDF के अंदर जो पुराने वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े थोड़े अलग से आ रखे होते हैं, ठीक है। तो पुराने वाले क्वेश्चन जो आ रखे थे, पुराना लेवल जो था नीट का और AIPMT का, वो तो और भी क्या कहते हैं डिफिकल्ट था। अब तुम नीट एग्जाम के हटाने के लिए कह रहे हो, हे भगवान। एक काम करते हैं फिर मतलब डॉक्टर ही क्या कहते हैं बनना छोड़ देते हैं यार। कुछ चीज़ें होती हैं जो मतलब हम लोगों को क्वालिफाई तो करनी पड़ती हैं, अपना कैलिबर दिखाना पड़ता है। ऐसे हर कोई थोड़ी ना डॉक्टर बन जाएगा। तुम लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हो यार, ठीक है। सो हाँ, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग ने इसको क्या करा, डिसअप्रूव करा, ठीक है। हम ये डिसअप्रूव नहीं कर रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है भगवान नहीं है, बट हम ये डिसअप्रूव कर रहे हैं कि ये थ्योरी गलत है। द फर्स्ट मैन अकॉर्डिंग टू, अच्छा ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आ रखा है, सोचो, ठीक है। अगर आप कभी प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे पिछले 30-35 सालों का, तो ये पूछा गया है कि हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग जो पहले मैन और वुमेन थे वो कौन थे। द फर्स्ट मैन वॉज मनु एंड द फर्स्ट वुमेन वॉज श्रद्धा, ठीक है। तो माना जाता है कि हिंदू मिथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, भगवान ने मनु और श्रद्धा जो थे उनको बनाए थे, तो वो क्या कहते हैं बेसिकली उनसे लाइफ की शुरुआत हुई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। वाइल मुस्लिम्स बिलीव इन अल्लाह एज क्रिएटर ऑफ लाइफ, तो अलग अलग क्या कहते हैं रिलीजन्स में अलग अलग क्या कहते हैं गॉड को एज अ क्रिएटर ऑफ लाइफ माना जाता है, ठीक है। अब देखो ये बात भी है, ठीक है, अगर मान लो जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी सुपर नेचुरल पावर ने अर्थ को क्रिएट करा भी है, तो मेरे ख्याल से लगता है मुझे कि वो एक सुपर नेचुरल पावर कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। अब क्रिश्चियंस जो हैं वो कह रहे हैं भैया जीसस ने बनाई है, हिंदू जो हैं वो कह रहे हैं कि भैया ब्रह्मा जी ने बनाई है, मुस्लिम जो हैं वो कह रहे हैं कि अल्लाह ने बनाई है। तो अब एक सुनो कि एक पर्टिकुलर चीज़ के 3-3 क्रिएटर कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं साइंस ने इसको थोड़ा सा डिसअप्रूव किया और उसके बाद क्या कहते हैं हमारी बाकी नेक्स्ट थ्योरीज आई। तो यहाँ पे लिखा है स्पेशल थ्योरी की जो थी वो लैक करी थी साइंटिफिक एविडेंस, इसका कोई भी साइंटिफिक एविडेंस था नहीं, तो उसको डिसअप्रूव कर दिया गया। नाउ अब आते हैं थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन, जिसको हम एबायोजेनेसिस भी कहते हैं। नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। थ्योरी सारी की सारी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते रहते हैं। दिस थ्योरी स्टेट्स कि लाइफ जो है ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन स्पॉन्टेनियस मैनर। अब स्पॉन्टेनियस मैनर का मतलब क्या है कि जैसे इसमें ये बोला गया कि भाई यहाँ पे कोई मड स्ट्रॉ यहाँ पे लिखा भी है मैंने, ठीक है, ये रहा एशियन इजिप्ट इट वॉज बिलीव दैट मड हो गया, ठीक है, ऑफ नाइल कुड गिव राइज टू फ्रॉग्स, टोड्स, स्नेक्स, माइस। तो उन्होंने बोला कि जो कीचड़ वगैरह पड़ा है उसी से अपने फ्रॉग बन जाते होंगे, स्नेक्स बन जाते होंगे, टोड्स बन जाते होंगे, ठीक है। कोई स्ट्रॉ वगैरह भी है, कोई मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंस से बेसिकली क्या कहना चाह रहे थे, नॉन लिविंग सब्सटेंस से, लिविंग सब्सटेंस से हमारे क्या बन रहे हैं, लिविंग सब्सटेंसेस बन रहे हैं, ठीक है। अब क्या ये पॉसिबल हो सकता है, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो क्या ये पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। सो आई गेस क्या कहते हैं नहीं पॉसिबल हो सकता है। तो दिस थ्योरी वाज गिवन बाय ग्रीक फिलोसोफर, थेल्स हो गए, एनेक्सैमेंडर हो गया और ज़ेनोफेन्स हो गया। इनके नाम याद नहीं रखने हैं, ठीक है, बस आपको याद रखना है कि एबायोजेनेसिस थ्योरी जो थी हमारी, या थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस क्रिएशन जो थी, उसमें क्या बोला गया था, उसमें बस ये बोला गया था कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन अ स्पॉन्टेनियस मैनर, ठीक है। और इसको आसान भाषा में बोले तो इट वॉज बिलीव्ड दैट मड हो गया या नॉन लिविंग थिंग्स जो हो गया कुड गिव राइज टू लिविंग थिंग्स, दैट्स इट, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा थ्योरी है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं,
ये जो हमारा एबायोजेनेसिस थ्योरी है उसको डिसअप्रूव करने के लिए लुईस पैस्चर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। सो ये जो एक्सपेरिमेंट है आप लोगों के सामने, दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो लुई पैस्चर ने जो हमारी क्या कहते हैं थ्योरी दी थी, ठीक है, वो कौन सी दी थी? बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस मतलब कि इन्होंने क्या बोला कि यार आप लोग गलत बोल रहे हैं, नॉन लिविंग चीजों से लिविंग चीज नहीं बनेगी। अगर कहीं पे कुछ लिविंग सब्सटेंस पड़ा हुआ है, अगर कहीं पे कुछ लिविंग सब्सटेंस है, ठीक है, तो उसी से ही अपना जो भी आगे लिविंग चीज बननी होगी वो बनेगी। कभी भी नॉन लिविंग से लिविंग का ओरिजिनेशन नहीं होगा, कभी भी नॉन लिविंग से लिविंग का ओरिजिनेशन नहीं होगा। अब इन्होंने इसको प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया उसको जरा उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देख सकते हैं इन्होंने बड़ा सा कैसा ले रखा है, कह सकते हैं फ्लास्क सा ले रखा है, ठीक है, और इसकी शेप कैसी? एस शेप है। यूजुअली इसको हम स्वान शेप भी कहते हैं, बस कोई बात नहीं, एस शेप बोल देते हैं। इसका जो नेक है वो कैसा है? एस शेप्ड है। कैसा है? एस शेप्ड है। अब यहां पे क्या है, इन्होंने ले रखा है ब्रॉथ। ब्रॉथ क्या होता है? ब्रॉथ इज नथिंग, कह लो कि कुछ ऑर्गेनिज्म ले रखे हैं। ब्रॉथ इन फ्लास्क इज बॉइल्ड टू किल द प्री एग्जिस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन है। ब्रॉथ इज नथिंग बट सॉल्यूशन है, ठीक है, एक सॉल्यूशन जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़े हैं, जिसके अंदर क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पड़े हैं। अब किसी भी पानी को आप अगर बॉईल करते हैं तो उसके अंदर के कीटाणु मर जाते हैं, उसके अंदर के कीटाणु मर जाता है ना किसी भी पानी को अगर आप बॉईल करते हैं। तो उन्होंने क्या करा, इस गंदे पानी को मान लो या ब्रॉथ को मान लो बॉईल करा, ठीक है, अब क्या हो जाएगा? इसके जो ऑर्गेनिजम्स मर जाएंगे। यहाँ से वेपर्स वगैरह निकले, ठीक है, वेपर्स ऊपर गए और यहाँ पे वेपर्स इकट्ठा होने लग गए, ठीक है, इकट्ठा होने लग गए तो जो पानी था ना वेपर्स का वो इधर इकट्ठा हो गया, यहाँ पे इस जगह पे इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब इस जगह पे इकट्ठा हो गया तो ना तो क्या कहते हैं इसके अंदर O2 जा पा रही थी, ठीक है, ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जा पा रहा था। ये कह सकते हैं कि ये वाला जो रास्ता था ये कंप्लीटली ब्लॉक हो गया, उसके अंदर कोई भी नहीं जा पा रहा था, ना बाहर आ पा रहा था। अब यहाँ पे क्या बोला? एज ब्रॉथ कूल्स कंडेंसिंग वाटर कलेक्ट करता है और सील करता है किसको? माउथ को। तो ये माउथ पूरा का पूरा सील हो जाता है। इस केस में क्या होता है? हम लोगों को कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। इस केस में हम लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिलती। अच्छा, अब हमने क्या करा, ये जो स्वान नेक था इसको रिमूव कर दिया और फ्लास्क को ऐसे ही ओपन कर दिया। ये पूरा का पूरा फ्लास्क ऐसे ओपन पड़ा हुआ है, ठीक है, ओपन पड़ा हुआ है। तो इफ नेक इज ब्रोकन, आउटसाइड एयर जो थी कैन कैरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू द ब्रॉथ। अब बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो थे इसके अंदर आए और इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों को क्या देखने को मिले? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। तो बेसिकली इस सॉल्यूशन के अंदर लाइफ कब आई? फिर से जब बाहर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आई, या कह सकते हैं जब बाहर से कोई लिविंग चीज आई, ठीक है। एक मैगट्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था बट वो समझने की अभी जरूरत नहीं है, अगर आगे मैंने लगा रखा होगा तो बता दूंगा। बट यहाँ पे सिंपल सी बात बोली गई है कि यार देखो, जब हम लोगों ने इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सॉल्यूशंस को बॉईल किया था, ठीक है, तो उसका नेक यहाँ पे ब्लॉक हो गया था। अब ना तो कोई चीज अंदर से बाहर जा पा रही है, ना तो कोई चीज बाहर से अंदर आ पा रही है, ठीक है। तो इस केस में हम लोगों को कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिली। बट द मोमेंट हम लोगों ने इस फ्लास्क का जो नेक था उसको ब्रेक किया और बाहर से एयर अंदर आई, ठीक है, तो इस सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स देखने को मिले। सो ये बताता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वही क्या बनाते हैं? फर्दर लिविंग ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। या आप लोगों ने सेल वाले चैप्टर में वो पढ़ा होगा लाइन कि सेल्स जो होते हैं दे अराइज करते हैं, या न्यू सेल्स जो होते हैं अराइज करते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी वही बात बोली गई है कि न्यू ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं या न्यू लिविंग थिंग्स डेवलप करती हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये उस चीज को प्रूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट था, इनका नाम लिखा हम लोगों ने, लुईस पैस्चर का एक्सपेरिमेंट था, इनके एक्सपेरिमेंट ने इसको डिसअप्रूव किया था, ठीक है। तो कभी कभी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि एबायोजेनेसिस थ्योरी को किसने डिसअप्रूव किया था? किसने डिसअप्रूव किया था? ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो उस बात का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, अच्छा एक और एक्सपेरिमेंट था लुईस पैस्चर का, इन्होंने मैगट्स के साथ किया था, ये भी देख सकते हैं वैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ओपन कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पे एक मीट का पीस है। अब यहाँ पे एक मीट का पीस है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब इसको ओपन कर रखा है, कोई भी ढक्कन नहीं लगा रखा है, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि इस मीट के ऊपर मक्खियाँ आई, ठीक है,
एंड आपको पता है कि जो हमारी फ्लाइज होती हैं वो कैरियर्स होती हैं बहुत सारी चीज़ों का, कहीं पे भी बैठ जाती हैं तो अपने साथ यहाँ पे आएंगी और इस जगह पे कहीं से स्पोर्स वगैरह उड़ते आए मैगट्स के, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिले, मैगट्स वगैरह भी, उनका फॉर्मेशन भी देखने को मिला। ठीक है, लेकिन जब इस कंटेनर को हमने पूरा का पूरा सील कर दिया, एकदम फुल प्रूफ कर दिया, तो यहाँ पे कोई एयर अंदर तो जा नहीं पाई, और जा नहीं पाई तो बाहर भी नहीं आ पाई। ठीक है, तो इस केस में कोई भी ग्रोथ नहीं हुई है। तो बेसिकली यहाँ पे यही बोला जाता है कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे यहाँ पे फ्लाइज आई, फ्लाइज के बाद फिर मैगट्स आ गए, तो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उस केस में तो क्या कहते हैं नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन सकता है। लेकिन अगर वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है तो ग्रोथ का फॉर्मेशन नहीं होगा या ग्रोथ नहीं होगी। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी इज थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया। इसको हम लोग कॉस्मोजोइक थ्योरी भी कहते हैं और स्पोर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, अब सोचो आप लोगों से एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से भी पूछ सकता है कि थ्योरी ऑफ पेंस्पर्मिया क्या थी, या थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक थ्योरी क्या थी, या स्पोर थ्योरी क्या थी। एक ही सवाल के आप लोगों के मल्टीपल चीज़ें बन सकती हैं। तो आप लोगों को ये भी याद रखना ज़रूरी है, इसका भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। ठीक है, कि इसका क्या नाम है क्या नहीं है। अब जैसे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को हम लोगों ने क्या बोला था, एबायोजेनेसिस बोला था, तो वो वाला नाम भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें क्या बोला गया कि अरहेनियस ने ये कॉन्सेप्ट दिया था पेंस्पर्मिया थ्योरी। इन्होंने क्या बोला था, ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स। ठीक है, एंड देयर स्पोर्स जो होते हैं एक्सेट्रा कुड फ्रीली ट्रैवल थ्रू स्पेस फ्रॉम वन स्टार टू द अदर। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि यार यूनिवर्स बहुत बड़ी है, और यूनिवर्स इतनी बड़ी है तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, और वो जो लाइफ फॉर्म्स हैं वो ट्रैवल करते होंगे फ्रॉम क्या कहते हैं, वो ट्रैवल करते होंगे इन फॉर्म ऑफ स्पोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू, या फ्रॉम वन प्लैनेट टू अदर प्लैनेट, या कह सकते हो फ्रॉम वन यूनिवर्स टू अदर प्लैनेट। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि अभी एक मीटर आया था, तो मीटर्स के थ्रू, ठीक है, मीटर थ्योरी वाली शायद यही है, एक बार देख लेते हैं, लिखा ही नहीं लिखा, चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने इसको बोला था कि कुछ मीटियोर्स हैं वो आकर के टकराए हैं अर्थ से एट अर्ली स्टेजेस, और उन मीटियोर्स के थ्रू जो स्पोर्स थे, ठीक है, जो स्पोर्स थे दूसरे यूनिवर्स के, वो इधर आ गए। ठीक है, विद हेल्प ऑफ मीटियोर्स, एंड वो जो स्पोर्स थे वो जर्मिनेट करे और उन्होंने क्या बनाया, लाइफ बनाया। ठीक है, पॉसिबली हो सकता है। देखो, इन थ्योरी का साइंटिफिक एविडेंस नहीं था, तो साइंटिफिक एविडेंस नहीं था तो इन सबको डिसअप्रूव करते गए। साइंटिफिक एविडेंस या थोड़ा बहुत केमिकली जो प्रूव किया था वो ओपरेन और हेल्डन की थ्योरी थी, उन्होंने किया था। कैसे किया था उन्होंने वो भी बताएंगे। बट ये जो थ्योरी है सॉर्ट ऑफ कहीं ना कहीं एक, मतलब देखो लास्ट वाली थ्योरी है, कहीं ना कहीं दिमाग में ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल चीज हो सकती है। ठीक है सर, आपने तो कुछ छोड़ो। हाँ, तो ये जो थ्योरी थी हमारी, ठीक है, इसको जरा अगर इमेजिन करोगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, इजिप्शियन ऑल्सो बिलीव कॉस्मोजोइक एनर्जी। ठीक है, इजिप्शियंस का कॉस्मोजोइक एनर्जी में क्या कहते हैं, इतना कुछ खास वो नहीं था इजिप्शियंस का मेनली, क्योंकि ये देखो पुराने जो इजिप्शियंस है ना, ठीक है, वो बेसिकली साइकोलॉजी के ऊपर ज़्यादा बिलीव करते थे। इजिप्शियंस अगर आप देखेंगे ना तो वो साइकोलॉजिकल थ्योरीज ज़्यादा देते हैं। ठीक है, कि ऐसे क्या कहते हैं चीज़ों को ओरिजिनेट हुआ है, ये हुआ है। उनका कॉस्मोजोइक में कुछ नहीं था, उन्होंने क्या कहते हैं बस ये माना था कि हाँ भाई एबायोजेनेसिस थ्योरी है, ठीक है, कि लाइफ का कहीं ना कहीं ओरिजिनेशन हुआ है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग थिंग्स, बट ये पॉसिबल नहीं था। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि अब इसको जरा एक बार थोड़ा सा ना दिमाग में लाने की कोशिश करते हैं, ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जितना अच्छे तरीके से फील करोगे थोड़ा सा चीज़ें याद रहेंगी। आप खुद सोचो कि इतना बड़ा यूनिवर्स है, ठीक है, यूनिवर्स के अंदर हमारा एक गैलेक्सी है और एक हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हो सकती हैं। ठीक है, अब ऐसे ही पता नहीं कितने सारे यूनिवर्स हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती हो? जस्ट इमेजिन कि इज इट पॉसिबल कि इतने बड़े मतलब यूनिवर्स में या इतने बड़े कॉन्टिन्यूसली एक्सपैंडिंग स्पेस में कहीं पे भी किसी भी प्लैनेट पे लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो। मतलब हम लोगों ने शायद अर्थ की अभी ऐसी जगह एक्सप्लोर ना करी हो। ठीक है, हम अगर अर्थ के किसी कोने में भी जाते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग थिंग, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि इंसान ही, ठीक है, इंसान ही हो, कोई एनिमल भी एग्जिस्ट नहीं करता होगा डेफिनेटली। तो कहीं ना कहीं मतलब कॉस्मोजोइक थ्योरी जो थी या पेंस्पर्मिया थ्योरी जो थी वो सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं अपना मतलब रियल हो सकता था अगर इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस किया जाता। बट उसके बाद एक मॉडर्न थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन आई, ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे दो, उन्होंने मस्त एक क्या कहते थ्योरी दी, और इस थ्योरी को हम केमिकल एवोल्यूशन भी कहते हैं या केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया था कि किस तरीके से पहले कुछ हमारे मॉलिक्यूल्स बने विद हेल्प ऑफ सम केमिकल्स। तो इसके बारे में ज़रा हम बात कर लेते हैं। चलो जी, तो यहाँ पे देखो, ओपरेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड,
यहाँ पे आप लोग 4 साइंटिस्ट के नाम सुनेंगे, ओप्रेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड। इन्होंने प्रपोज किया था कि लाइफ जो है वो अराइज करी है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एग्जाम्पल्स आरएनए एंड प्रोटीन्स, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात फिर से मैं बोल रहा हूं, इन्होंने बोला था कि लाइफ अराइज करी है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, इन्होंने सिर्फ बोला था ठीक है। अब इसको प्रूफ किसने किया? स्टैनले और यूरे ने, या कह सकते हो स्टैनले मिलर और यूरे ने, ठीक है। अच्छा, यस, लाइफ एग्जिस्ट करती होगी, हमारी साइंस तो मिल्की वे गैलेक्सीज कोई समझ ही नहीं। हाँ, बेसिकली जो स्पेस है मतलब उसको एक्सप्लोर करना काफ़ी मुश्किल है। जब तक स्पीड ऑफ लाइट पे हम लोग नहीं पहुंच जाते तब तक स्पेस को हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अगर स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल कर लिया, मतलब अगर किसी को आगे जाके रिसर्च करनी है, कुछ करना है, तो ट्राई टू बिल्ड वन थिंग ओनली, कि आप लोगों को एक ऐसी चीज़ बनानी है, ठीक है, अगर किसी का इंटरेस्ट होगा जो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा ट्रैवल करती है, अगर आप लोगों ने वो चीज़ बना ली, ठीक है, तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल होगा, हर एक चीज़ पॉसिबल होगी, एंड आप अर्थ का एवोल्यूशन पढ़ सकते हैं, अर्थ का पास्ट देख सकते हैं, किसी भी प्लैनेट पे जा सकते हैं। यूजुअली जो मतलब हम लोग देखते हैं, आप लोगों ने वो भी देखा होगा, क्या कहते हैं, कुछ अगर हम साइंस फिक्शन मूवीज़ भी देख रहे हैं तो वहाँ पे भी जो स्पेसशिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। मैं अपनी जनरेशन में देखो, जाना तो हर कोई चाहता है लेकिन जा नहीं पाते हैं ना। तो अगर जाना चाहते हो तो बस एक काम करना है, कोई ऐसा डिवाइस बनाना है जो स्पीड ऑफ लाइट को अचीव करने में हेल्प कर दे, ठीक है। ना आगे आते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी लूं। चलो जी, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ओप्रेन ऑफ रशिया एंड हेल्डेन ऑफ इंग्लैंड प्रपोज दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये माना गया है, ठीक है। अच्छा, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रोसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन लाइक फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब सिंपल सी बात, यहाँ पे इतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल सी बात यहाँ पे क्या बोली गई है कि जो लाइफ बनी है वो किससे बनी है? नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है, ठीक है। और ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने हैं हमारे, ये किससे बने थे? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ के ऊपर इनिशियली, ठीक है, क्या प्रेजेंट है? वर्म होल वगैरह बेटा कॉन्सेप्ट वो अलग है, ठीक है। वर्म होल इज समथिंग डिफरेंट, वो मतलब बेसिकली टाइम को कनेक्ट करता है, वो अलग चीज़ है, बट उसका कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है, जब तक क्या कहते हैं हम उतनी स्पीड से ट्रैवल ना कर पाएँ। चलो, और मतलब वर्म होल्स ऐसा नहीं होता कि हर जगह प्रेजेंट भी होते हैं, ठीक है, वो स्पेस टाइम को बेंड करके बनाए जाते हैं, और वो भी क्या कहते हैं थोड़ा मतलब दूसरी चीज़ें हैं। अभी अपने सिलेबस पे रहते हैं, थोड़ा सा अलग जगह जा रहे हैं हम लोग, वापस आते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था अर्थ के ऊपर, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि भाई वहाँ पे मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। तो उन्होंने बोला कि पहले इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, एंड उसके बाद आफ्टर दैट क्या हुआ, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से हमारे कहीं ना कहीं ये जो आरएनए हैं और प्रोटीन्स हैं ये बनना शुरू हुए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनना शुरू हुए, एंड इन आरएनए और प्रोटीन से फर्दर क्या हुआ, आगे लाइफ की शुरुआत हुई। तो इस पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि शुरुआत इन्होंने कैसे करी। इन्होंने बोला सबसे पहले कि यार जो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो है हमारे, इनसे क्या बने, इनसे हमारे बने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनसे हमारे क्या बने, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जैसे कि हमारे आरएनए हो गए, ठीक है, प्रोटीन्स हो गए, बाकी सारी चीजें, ठीक है। अब ये इन्होंने प्रपोज किया था, प्रपोज यानी कि इन्होंने हाइपोथेटिकली दिया था, ठीक है। अब इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए, दैट इज एसएल मिलर एंड कहाँ गए हमारे, एक मिनट रुको, और यूरे का नाम नहीं दे रखा उन्होंने, बट यूरे भी थे इनके साथ, मिलर और यूरे, ठीक है। ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, मिलर ने एंड यूरे ने, और सेम कंडीशंस क्रिएट करी थी जैसी अर्थ की थी पहले,
या प्रीवियस कंडीशन जो थी अर्थ की वैसी कंडीशन क्रिएट करी और उसके बेसिस पे क्या कहते हैं उन्होंने बहुत सारी चीज़ें पता लगाई। अब जरा उसको देख लेते हैं। अब इन्होंने क्या क्या करा था, क्या क्या नहीं करा था, ध्यान से देखो। हीट क्रिएटेड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ क्लोज फ्लास्क। तो ये इसका सेटअप है। ये सेटअप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कभी कभी क्या करते हैं, आप लोगों से डायग्राम दे देते हैं और आप लोगों से पूछ लेते हैं एग्जाम में कि जैसे मान लो कि यहाँ पे लिख दिया ए, ठीक है, और इसको काट दिया, ठीक है। अब पूछते हैं आप लोगों से ये क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट है जो कि स्पार्क क्रिएट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कह सकते हैं एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी वाला बिहेवियर क्रिएट कर रहे हैं। आप लोगों से यहाँ पे पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी गैसेज होता है। तो डायग्राम के अंदर ही सारा का सारा जो क्या है पूरा का पूरा वो कर लेते हैं, ठीक है। इट्स ओके, क्या कहते हैं देखो, मतलब अभी क्या है कि मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आई डू लाइक सच थिंग्स, हम डिस्कस कर सकते हैं उस चीज़ों को, लेकिन क्या है कि अभी थोड़ा चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो कर लेते हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग बाद में कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्जाम में आएगा, हम लोगों से कोई ये नहीं पूछेगा कि वार्म होल क्या होता है क्या नहीं होता, वो सारी थोड़ी हायर क्लासेस की चीज़ें हैं तो उसको हम बाद में पढ़ते हैं। अगर आप फिजिक्स लेते हैं या बाकी सारी चीज़ें करते हैं वो सब कुछ रिसर्च के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके की आप रिसर्च रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे काम आता है। बट अभी एग्जाम में नहीं आएगा, बात सही है, तो सिलेबस का ही पढ़ना पड़ेगा, है ना। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे अब क्या बात बोली गई है कि सबसे पहले इन्होंने क्या करा, सबसे पहले इन्होंने एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज क्रिएट करा इन अ क्लोज फ्लास्क कंटेनिंग CH4, H2, NH3 एंड वाटर वेपर। टेम्परेचर कितना है 800 डिग्री सेल्सियस। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ रखे हैं। कौन कौन सी गैसेस यूज करी थी, क्या टेम्परेचर था, ये आप लोगों से पूछा गया है। ओके, नाउ ही ऑब्जर्व्ड फॉर्मेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स बनी, ठीक है। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन बेस्ड, शुगर हो गया, पिगमेंट हो गया, फैट्स हो गया, ठीक है। एनालिसिस ऑफ मीटेराइट कंटेंट ऑल्सो रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग सिमिलर प्रोसेस आर हैपनिंग या अकरिंग एल्सवेयर इन स्पेस। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग अगेन, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि दूसरी जगह पे, ठीक है, लाइफ क्या कहते हैं हमारा ओरिजिनेट हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट जब यहाँ पे हमारे स्टैनले मिलर जो थे और यूरे जो थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक सेटअप क्रिएट करा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। इस सेटअप के अंदर उन्होंने क्या करा, गैसेस डाली। ये गैसेस जो थी हमारी मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और हाइड्रोजन अर्ली एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट थी। यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर रहे थे। एंड यहाँ पे टेम्परेचर रखा कितना 800 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि उस टाइम पे वोल्केनोस वगैरह थे तो अर्थ का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। यहाँ पे देखो बॉइलिंग वाटर जा रहा है, ठीक है, इसके हेल्प से क्या होगा, वेपर्स क्रिएट होंगे, ये इधर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी प्रोसेस हो रहा है डिस्चार्ज में, जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ से होकर के ये नीचे आएगा। यहाँ पे कंडेंसर लगा है। कंडेंसर क्या अलग करता है, चीज़ों को ठंडा करता है, और ठंडा करने के बाद जो वहाँ पे अपने वेपर्स वगैरह होंगे, अगर यहाँ से कोई वेपर्स वगैरह आ रहे होंगे, ठीक है, तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड वो यहाँ पे जाके इकट्ठे होंगे, ये यहाँ पे जाके इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। इस लिक्विड में यहाँ पे जो नीचे आप लोगों को पोर्शन दिख रहा है, जब यहाँ से हम लोगों ने सैम्पलिंग करी तो यहाँ पे हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिले। किससे, CH4, अमोनिया एंड क्या कहते हैं वाटर वेपर और हाइड्रोजन से हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिले, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखने को मिले। तो ये कहीं ना कहीं प्रूव करता है कि हाँ यार, मतलब केमिकल्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं और उन ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमारे RNA और प्रोटीन्स जो हैं फर्दर आगे जाके बने हैं, कहीं ना कहीं सॉर्ट ऑफ प्रूव करता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को ऑब्जर्व करना चाहिए, और मतलब वो भी काफ़ी फैसिनेटिंग सी है। एवोल्यूशन चैप्टर हो सकता है थ्योरी ज़्यादा हो, बट कुछ चीज़ें ऐसी लिखी हुई हैं जो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखो, ही ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, सॉरी अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड बनता हुआ दिखाई दे रहा। इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट्स और लोगों ने क्या ऑब्जर्व करा, फॉर्मेशन ऑफ शुगर भी मिला, ठीक है, N2 बेसिस जो हमारे DNA में होते हैं, पिगमेंट हो गए, फैट्स हो गए, ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अच्छा, अब ये वाली लाइन पढ़ना ध्यान से, इस लाइन में क्या लिखा है, तुम लोगों के थोड़े से होश सही पे होंगे। मीटराइट कंटेंट, अर्थ के ऊपर मीटराइट वगैरह जो गिरे थे, ठीक है, इनिशियली जो अर्थ के ऊपर मीटराइट वगैरह गिरे थे, उसके कंटेंट को जब एनालाइज किया गया, ठीक है, इट रिवील्ड सिमिलर कंपाउंड इंडिकेटिंग दैट सिमिलर प्रोसेस आर अकरिंग एल्सवेयर इन द स्पेस। अब इन्होंने क्या बोला कि एक मीटराइट कंटेंट जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हम लोगों ने क्या देखा कि यार सिमिलर कंपाउंड उसके ऊपर प्रेजेंट थे, तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि सिमिलर प्रोसेस इज हैपनिंग एल्सवेयर इन द अर्थ। अब जाहिर सी बात है कि अगर हम ये कहते हैं कि थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन सही है, या थ्योरी ऑफ क्या कहते हैं केमिकल थ्योरी जो हमारी वो सही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोगों को सेम कंपाउंड किसी और जगह पर मिल रहे हैं
तो वहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रहा है। अगर वहाँ पे भी ये प्रोसेस हुआ है तो वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को वो करना पड़ेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नाउ with this limited evidence the first part of conjecture theory that is chemical evolution was more or less accepted। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो थ्योरी थी, ठीक है, मतलब मोस्टली इसको थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया गया, बाकी सबको तो पूरा का पूरा डिनाई कर दिया था, बट इसको फिर भी एक्सेप्ट किया गया था। अब इसके बाद ऐसा नहीं कि ये हमारी लास्ट थ्योरी थी, इसके बाद और भी थ्योरीज दी गई, बट वो भी हम लोग पढ़ते नहीं है, वो हम लोग बाद में क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, वी हैव नो आइडिया अबाउट द हाउ फर्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग मेटाबॉलिक कैप्सूल्स, ठीक है, ऑफ लाइफ अरोज, या मेटाबॉलिक सेल्स कह लो, कैप्सूल्स मत बोलो, बट कैसे ये बने हम लोगों को अभी तक आइडिया नहीं है। हम लोग ये कह देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, हुआ क्या कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से, इनऑर्गेनिक हमारे मॉलिक्यूल से, ठीक है, उससे हमारे क्या बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में हमारा और चेंजेस आए तो उससे हमारा आरएनए वगैरह बना, ठीक है, या प्रोटीन्स बना। बट हम लोगों को अभी ये आइडिया नहीं है कि आरएनए प्रोटीन चलो बन भी गए, ठीक है, तो ये ऐसे कैसे सेल्स में आ गए, ऐसे कैसे कैप्सूल्स में आए हैं जो खुद से, मतलब कैप्सूल इन द सेल्स की ऐसे किस सेल में आए हैं जो खुद से डिवाइड करने लग गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी तक ये बात सही में नहीं पता लगी है। ये देखो, द फर्स्ट नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव ओरिजिनेटेड 3 बिलियन ईयर बैक, दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए और प्रोटीन्स। ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की हेल्प से या केमिकल एवोल्यूशन की हेल्प से हमारे आरएनए बने, प्रोटीन बने, बट ये आरएनए प्रोटीन कैसे किसी सेल में आए और वो सेल ने डिवाइड करना शुरू करा, इसका हम लोगों को कहीं ना कहीं आइडिया अभी तक नहीं है, ठीक है। अब इसके बारे में भी रिसर्च कर सकते हैं, बट ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आइडिया शायद मतलब काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम लोगों को पता लग जाता, क्योंकि भी हम लोग ना पूरा का पूरा ना थ्योरीज पे जी रहे हैं, कोई भी एक्सपेरिमेंटली चीज़ ऐसी प्रूव है नहीं कि हाँ भाई ऐसा ही हुआ होगा, कोई भी ये नहीं कह सकता कि 100% ही यही हुआ था, सबने थ्योरीज दी हैं, ठीक है। सो मेरे को लगता है कि अर्थ को स्टडी करने के लिए, कह सकते हैं कुछ भी करने के लिए, एक टाइम मशीन का बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। सर मिलर ने केमिकल थ्योरी दिया है बेटा, ओपरेन ने और हेल्डेन ने, इन्होंने केमिकल थ्योरी को दिया है, मतलब कि बोला था कि ऐसा हो सकता है। मिलर ने और यूरे ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि हाँ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बोल दिया कि भाई यहाँ से चांद तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली, मतलब मान लेते हैं 100 किलोमीटर है। अब आपने उसका पूरा साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू साइन थीटा निकाल के, टेन थीटा करके, जो भी करके, ठीक है, कितना एलिवेशन है, कितना एंगल बन रहा है, वो करके वो प्रूफ कर दिया। तो मैंने बोला था, आपने प्रूफ कर दिया, ठीक है। हाँ, मिलर ने और यूरे ने सेम कंडीशंस क्रिएट करी थी, उन्होंने एक्सपेरिमेंटली उसको प्रूफ किया था। चलो आगे आते हैं। नाउ दिस कैप्सूल रिप्रोड्यूस देयर मॉलिक्यूल्स परहैप्स, ये तो चलो छोड़ दो, ठीक है। हम लोगों को कहां से कवर करना है? एक मिनट रुको बस, मैं आप लोगों को वो चीज पढ़ाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट, हाँ ये हो सकता है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। ये एक बार इसको बस देख लो, ज़्यादा डिटेल में मत जाना, बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखेंगी आप लोगों को। ये अर्थ का थोड़ा बेसिक सा टाइमलाइन है। यहाँ पे बोला गया कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स जो है हमारा, ये कब हुआ है? ये हुआ है 15 बिलियन ईयर्स पहले, 15 बिलियन ईयर्स पहले। दूसरा क्या बोला गया है कि आवर सोलर सिस्टम जो था, हमारा सोलर सिस्टम जो था, जैसे कि हम लोगों ने बोला था कि अर्थ 4.5 to 5 बिलियन के आसपास, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ अर्थ अप्रोक्सीमेटली 4.5 बिलियन। सोलर सिस्टम जो था 5 बिलियन के आसपास, या कह सकते हो सारे प्लैनेट ही इसी टाइम पे बने थे। ओरिजिन ऑफ अर्लीस्ट प्रोकैरियोट, सबसे पहला प्रोकैरियोट हमारा आया था कहीं ना कहीं 3.5 बिलियन ईयर्स के आसपास, ठीक है। ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन रिलीजिंग प्रोकैरियोट, ऐसे प्रोकैरियोट्स जो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते थे, यानी कि साइनोबैक्टीरियाज, ये कब आए थे? 2.5 बिलियन ईयर्स पे आए थे। यूकैरियोट्स कब आए थे? 1.5 बिलियन ईयर्स पे आए थे। उसके बाद लैंड प्लांट्स कब आए थे? 45.9 बिलियन ईयर्स पे। और मैमल्स कब आए थे? अराउंड 22 मिलियन ईयर्स अगो। तो आप एक सीक्वेंस देखो, 15 बिलियन से 200 मिलियन मान लेते हैं इसको, मतलब दिस इज अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन। हम लोग कभी कभी ऐसा सोचते हैं, और हो सकता है बच्चों के दिमाग में आता भी होगा, ठीक है, कि यार बेसिकली अब एवोल्यूशन देखने को हम लोगों को क्यों नहीं मिलता, या अब लोगों में एवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है। हम कहते हैं कि मैमल्स के अंदर ह्यूमंस जो है मोस्ट एडवांस स्पीसीज है। फिर हम ये भी कहते हैं कि एवोल्यूशन जो है वो एक
मतलब हर किसी स्पीसीज में होता रहता है। ये एवोल्यूशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो ग्रेजुअली होता रहता है। तो अब क्यों नहीं देखने को मिलता है? अब देखने को इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि अभी ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है। हो सकता है कि शायद आज के जो ह्यूमंस हैं एंड अगर अर्थ एग्जिस्ट करी तो आने वाले क्या कहते हैं जो मतलब मान लेते हैं, मिनिमम मान लेते हैं, क्या कहते हैं कि कुछ 200 मिलियन बाद या 300 मिलियन बाद, ठीक है, सालों बाद जो ह्यूमंस होंगे उनमें कहीं ना कहीं मतलब कुछ ना कुछ एवोल्यूशन या कुछ ब्रेन वाइज वो हमसे एडवांस्ड होंगे या कुछ ना कुछ उसमें देखने को मिलेगा ही। एंड थोड़ा बहुत अगर क्या कहते हैं आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो आजकल हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ठीक है, जैसे उनके पास टेक्नोलॉजी आ जाती है, यानी कि फ़ोन वगैरह उनको चलाने को मिलता है, तो आज आप लोगों ने देखा होगा कि शायद हमारे दादा दादी को या नाना नानी को फ़ोन चलाना नहीं आता, मम्मी पापा को इतने अच्छे से फ़ोन चलाना नहीं आता। लेकिन अगर कोई बच्चा जो है बचपन से फ़ोन यूज़ कर रहा है, ठीक है, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, वो अच्छे से फ़ोन चला लेता है, यूट्यूब चला लेता है, यूट्यूब पर चीज़ें सर्च कर लेता है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं अगर हम ब्रेन कैपेसिटी देखें या जनरेशन को अगर हम देखें तो कंपेयर टू हमारी प्रीवियस जनरेशन, अब जो यंग जनरेशन्स आ रही हैं वो स्मार्ट तो हो ही रही हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन इज़ नथिंग बट मतलब क्या, एक चेंज इन लाइफ फॉर्म। ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल चेंज होगा तो ही अब मतलब एवोल्यूशन कहलाएगा। अगर हम बात करें मैमल्स को जो एवोल्यूशन हुआ है या एप्स से अगर आप ह्यूमंस की तरफ आएंगे, हाँ फिजिकल थोड़े चेंजेस आए हैं बट ब्रेन कैपेसिटी में भी चेंजेस आ रहे थे, ठीक है। चलो जी, प्रोटोबायंट्स क्या होते हैं? प्रोटोबायंट्स भी एक तरीके से वही मान लीजिए कि यार प्रोटो मतलब पहले और बायंट्स मतलब लाइफ, ठीक है। सो बेसिकली जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि स्पोर्स, कि कोई स्पोर्स थे, ठीक है, आए हैं मेटियोर्स के थ्रू, उनके थ्रू लाइफ ओरिजिनेट करी है। माना जाता है कि कुछ ऐसे प्रोटोबायंट्स करके सब्सटेंसेस थे और उन्हीं से लाइफ पूरी बनी गई है, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या है, एक बार मैं देख लेता हूँ, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे डार्विन की पूरी कहानी शुरू होने वाली है, ठीक है। डार्विन की जो कहानी है आप लोगों को, अब मैं पूरी की पूरी डार्विन की कहानी, ठीक है, और ये जो मतलब क्या कहते हैं हमारे वो फॉर्म्स हैं, ठीक है, एनालॉगस ऑर्गन्स और होमोलॉगस ऑर्गन्स वगैरह जो है, इसको मैं पूरा का पूरा कल कवर करवा दूंगा, ठीक है। और इस चैप्टर को कल अपना फिनिश कर देंगे। आज हम लोगों ने जो थ्योरीज करी है उसको अच्छे से कर लेना। अभी मैं होमवर्क डलवाऊंगा तो उस होमवर्क को भी अच्छे तरीके से कर लेना है। थ्योरीज के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, पिछले अगर 10 सालों में देखोगे तो थ्योरीज के ऊपर क्वेश्चन आए कि ये थ्योरी किसने दी, इस थ्योरी में क्या बोला गया था, तो उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाकी इसको मैं कल कंटिन्यू करूंगा और जो भी सारी चीज़ें होंगी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, अच्छे तरीके से कल खत्म करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों को याद रखने हैं, अगर आप इस चैप्टर को भी रिवाइज करेंगे या रीड करेंगे तो डार्विनिज्म पढ़ लेना और न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। बाकी देखो एनालॉगस और होमोलॉगस, डार्विनिज्म भी मैं करवाई दूंगा वैसे तो, ठीक है, डार्विनिज्म तो मैं करवाई दूंगा और न्यू डार्विनिज्म, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लेना क्योंकि जब मैं कल करवाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एनालॉगस होमोलॉगस काफ़ी आसान है, ये मेंडल कहाँ, सॉरी मेंडल कह रहा हूँ, डार्विन कहाँ घूमने गए थे, कहाँ नहीं घूमने गए थे, ये भी काफ़ी आसान है। ये तो 10 मिनट में हम लोग खत्म कर देंगे। हम लोगों को मेन फोकस करना है किसके ऊपर, न्यू डार्विनिज्म के ऊपर, और एक हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर में डायग्राम कुछ खास नहीं है। इस चैप्टर में मतलब नीट में तो क्या डायग्राम आते हैं, मैंने आपको बता दिया था डायग्राम वाला, एक तो यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो था वो याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या कहते हैं, जो कभी आगे देखेंगे हम लोग, हॉर्स का एवोल्यूशन वाला चार्ट भी पढ़ लेना एंड मैमल का एवोल्यूशन वाला चार्ट भी पढ़ लेना, ठीक है। मतलब वो सब मैं करवा दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।